हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटजी के बारे में यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब 20 ही दिन हमारे बचे हुए हैं। और साथ ही साथ हम जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था पीटी का, उस क्वेश्चन पेपर को भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोनों चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं ये एक नोटिस जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किया गया था बहुत समय पहले, यानी 6 अगस्त को ये नोटिस आया था कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो 18 सितंबर को पहले तो होने वाला था, लेकिन अब इसकी डेट बढ़ाकर 15 से 16 अक्टूबर की गई थी। और ये डेट भी बढ़ सकती है, क्योंकि हमने देखा यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्ज़ाम कराता है उसकी डेट बढ़ती ही रहती है। आपने भी कई बार देखा होगा, वो यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हो या फिर अदर कोई एग्ज़ाम हो। तो हम देखते हैं, अगर वैसे तो बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अब इसमें एग्ज़ाम होना ही है 15 और 16 अक्टूबर को 4 शिफ्ट में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाना है इस बार, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किया है। लगभग 37 लाख जो रजिस्ट्रेशन है वो इस बार देखने को मिले यूपी ट्रिपल एससी पीटी में। और इसलिए अगर हम बात करें तो आज से देखें हम, तो लगभग हमारे 20 दिन ही बचते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 15 और 16 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखेंगे किस प्रकार से हम 20 दिनों में पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ हम कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो यहाँ पर कवर करेंगे। वैसे तो बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हम कर चुके हैं पीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि जीके के कई सारे यानी हम क्वेश्चन करते रहे हैं। साथ ही साथ 20+ क्लासेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप देखेंगे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, तो वहाँ पर आपको वो क्लासेज मिलेंगी। और सिलेबस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था पहली क्लास में, जब हमने स्टार्ट किया था इस पीटी के कोर्स को। और बात करें अगर और प्लान्स, यानी जो हमारे प्लान्स हैं वो क्या रहने वाले हैं इन 20 दिन में, तो देखिए सबसे पहले तो हम प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, और जिसमें हम जीके के जो क्वेश्चन हैं वो हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे। उस प्रैक्टिस सेट के पूरे क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले नहीं हैं। बात करें अगर हम वेटेज की, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो यहाँ पर जीके का ही है। 50 नंबर की केवल और केवल जीके आपकी पूछी जानी है, जिसमें जीके के हर एक सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, स्टैटिक जीके, साइंस और इकोनॉमिक्स, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। और साथ ही साथ 10 नंबर का वेटेज यहाँ पर करंट अफेयर्स का भी रहने वाला है। उसके अलावा बात करें अगर हम अदर सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर जो अदर सब्जेक्ट्स में आते हैं, तो वो जो आपकी रीजनिंग है वो आपकी 5 नंबर की है, इंग्लिश भी आपकी 5 नंबर की है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हिंदी में आपकी लगभग 15 नंबर की हिंदी है, क्योंकि 10 नंबर के जो पैसेज हैं वो आपसे पूछे जाने हैं। और पैसेज में आपको पैसेज पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं। उसमें आपको कॉमन सेंस ही वहाँ पर यूज करना है, उसके लिए अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 5 नंबर में आपके जो भी विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची, ये सभी आपसे पूछे जाते हैं। और मैथमेटिक्स का भी काफ़ी यहाँ पर वेटेज मैथ का देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपसे पूछे जाते हैं ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये होते हैं 20 क्वेश्चन, जो कि ग्राफ को देखकर ही आपको वहाँ पर कैलकुलेशन बेसिकली दी जाती है, और कैलकुलेशन करके ही वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। और साथ ही साथ जो भी मैथ के अदर क्वेश्चन हैं, वर्गमूल से रिलेटेड या अदर सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो लगभग 20+5 यानी 25 नंबर का जो वेटेज है वो मैथ का देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा वेटेज की, तो वो आपका जीके का ही वेटेज है, क्योंकि 50 नंबर की केवल और केवल जीके है। तो जीके में आपकी जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, और आप लगातार पढ़ते भी रहे होंगे, और आगे भी आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहना है। इसके लिए कोई स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं है हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। बेसिकली बस आपको रिवीजन ही करना होगा। और साथ ही साथ जो हमारी क्लासेज हैं वो भी अब कंटिन्यू होंगी, क्योंकि जीके क्लासेस बीच में कुछ दिन बंद रहीं। और पहले हमने वैसे तो कई सारे सेट सॉल्व किए यूपी ट्रिपल एससी पीटी से रिलेटेड। और बात करें अगर हम जो आगे, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो उत्तर प्रदेश की जीके है, यूपी जीके है, और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स की जीके है, दोनों को हम पर्टिकुलर अलग क्लासेज में कवर करने वाले हैं। तो ये हम एग्ज़ाम के पहले जो उत्तर प्रदेश की जीके है उसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी हम आपको बताएंगे एक अलग क्लास में। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स है वो भी, अगर हम बात करें लास्ट 6 मंथ की, अक्टूबर में हमारा एग्ज़ाम है, तो आपकी सितंबर हो गया, अगस्त हो गया, जुलाई, जून, और उसके बाद मई और अप्रैल, यानी हम ये कह लें अप्रैल से जो सितंबर तक की
करंट अफेयर्स है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। पूछने को तो कहीं से भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी 1 साल तक के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पिछले एग्ज़ाम में देखा था तो लगभग लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स है वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे एग्ज़ाम से पहले। तो ये हमारा प्लान रहने वाला है। और इसके साथ ही साथ कल से हम जो प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पर करने वाले हैं, यानी एक बेसिकली प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उसमें जो भी जीके के क्वेश्चन होंगे और जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो भी हम आपको बता देंगे, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने हैं जो कि काफ़ी बेसिक होते हैं। आपके पास काफ़ी टाइम रहता है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो रीजनिंग भी हम आपको बता देंगे। और साथ ही साथ जीके के जो क्वेश्चन हैं वो भी हम यहाँ पर आपको सॉल्व कराने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली हम जीके ही पढ़ाते हैं इस चैनल के अंदर। तो देखिए आगे अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल हमारा प्लान रहने वाला है। अब हम देख लेते हैं जो पिछले साल पीटी का एग्ज़ाम पिछले साल ही शुरू हुआ और 2 शिफ्ट में वो एग्ज़ाम कराया गया। तो उसमें ही एक शिफ्ट का जो यानी जो दूसरी शिफ्ट थी उसी का क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर ले रखा है। तो उस क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पर अब सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, 1 मिनट आप दीजिए। ये हम देखिए सीधे वहाँ पर पहुँच गए, कहाँ पर, सीधे उस क्वेश्चन पेपर पर। तो ये देखिए एज इट इज पूछे गए क्वेश्चन हैं पिछले पीईटी एग्ज़ाम में और दूसरी शिफ्ट में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया था। तो इसे अब हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर जो जीके के क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा वही आपको इस पूरे पेपर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, फिर आपको जो कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो निम्नलिखित में किस क्रम में आए थे निम्नलिखित, जो यहाँ पर ये बेसिकली एक यात्री हैं, विदेशी यात्री हैं जो कि भारत आए, तो आपको इनका क्रम बताना है। और देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, टॉमस रो, फाहियान और ह्वेनसांग, ये तीनों ही विदेश यात्री हैं। और आपको बताना है कि ये जो विदेश यात्री हैं ये किस क्रम में भारत आए थे, यानी सबसे पहले कौन आया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो आंसर सही होगा वो होगा सी नंबर, यानी सबसे पहले फाहियान भारत आए थे। यानी फाहियान जो विदेशी यात्री है वो भारत आया था। और किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही फाहियान भारत आया था। उसके बाद फिर ह्वेनसांग भारत आता है हर्षवर्धन के शासनकाल में। और फिर यहाँ पर टॉमस रो जो आया था तब तक मध्यकालीन भारत शुरू हो चुका था और जहांगीर के शासनकाल में ही टॉमस रो यहाँ पर भारत आया था। तो इसलिए इस क्रम में ही आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपसे क्रम पूछा गया था कि सबसे पहले कौन आया, तो 2nd नंबर, फिर 3rd नंबर और फिर 1st नंबर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था। तो बात करें अगर हम सिराजुद्दौला की, तो सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था और वो युद्ध है प्लासी का युद्ध। मल्टीपल टाइम हम आपको पढ़ा चुके हैं प्लासी के युद्ध के बारे में, बक्सर के युद्ध के बारे में। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्लासी यहाँ पर सही आंसर होगा। ये युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में और जिसमें सिराजुद्दौला को धोखा दिया था उसके सेनापति ने, और इस प्रकार से सिराजुद्दौला की यहाँ पर हार होती है। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो देखिए हड़प नीति जो रिलेटेड है ये रिलेटेड है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति की शुरुआत की थी, जिससे जो भी एरिया है वो भी अंग्रेज़ों के कब्जे में आ सके, यानी जिस भी राजा के पुत्र नहीं होगा उसकी जो भी यानी जहाँ पर भी उसका शासन है वो ज़मीन अंग्रेज़ों के कब्जे में आ जाएगी। इस प्रकार से हड़प नीति की शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो धन्वंतरी के नाम से ही देखिए चिकित्सक यहाँ पर हमको नाम से ही स्पष्ट होता है चिकित्सक। तो इसमें एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है उसकी सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे कौन, धन्वंतरी। चरक इसके अलावा नाम आते हैं, सुश्रुत, ये सभी चिकित्सक ही थे, अलग अलग राजाओं के शासनकाल में रहे, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो सभा में थे वो कौन थे, धन्वंतरी थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, वो ऊपर होगा 5 नंबर, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका
के लेखक कौन है? तो देखिए इंडिका को लिखा गया था मेगस्थनीज के द्वारा, और ये उस समय शासन हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य का, और मेगस्थनीज यहाँ पर इसी के द्वारा लिखी गई थी इंडिका बुक। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो बात करें अगर हम साइमन कमीशन की, तो ये भारत आया था 1928 में, तो 1928 में ही ये भारत आया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो देखिए पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो की गई थी लाहौर अधिवेशन के अंदर, यानी कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था उसी के अंतर्गत ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर मिलान करना है आपको, और इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको यूज करना होता है अपना कॉमन सेंस और ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है 4 आपको इधर ऑप्शन दिए हैं, 4 उधर आपको मिलान करना है। अब देखिए अगर 4 में आपको एक भी पता है और यहाँ पर हमको पता है गदर पार्टी की जो शुरुआत है वो लाला हरदयाल ने की थी, यानी बी का फर्स्ट नंबर सही है, और ये केवल एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन है बी नंबर। तो अगर आपको एक ही पता है या आपको ये पता है कि होम रूल लीग की जो स्थापना है वो किसने की थी, वो की थी एनी बेसेंट ने, तो आप डी का 4 नंबर, लेकिन यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो फिर आपको एक और पता होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप यहाँ पर कम से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही लेंगे। तो देखिए बात करें अगर हम इंडियन नेशनल आर्मी की, तो इसकी जो शुरुआत है ये किसने की थी, ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने, गदर पार्टी लाला हरदयाल, और मित्र मेला वीडी सावरकर, और होम रूल लीग एनी बेसेंट। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? यानी किसने विरोध किया था कि जो महात्मा गांधी हैं वो खिलाफत आंदोलन से ना जुड़े, क्योंकि खिलाफत आंदोलन बेसिकली मुस्लिम धर्म से रिलेटेड था, और यहाँ पर इसका विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, और इसी के द्वारा ही भारत विभाजन की जो बात है वो की गई कि पाकिस्तान अलग बनाया जाए, ये भी मांग थी मोहम्मद अली जिन्ना की, और इन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र से केस में शामिल था? देखिए काकोरी षड्यंत्र, और इसका नाम वैसे तो अब बदल कर दिया गया है काकोरी एक्शन। तो ये एक ट्रेन यानी एक ट्रेन को लूटा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, एक ट्रेन ले जाई जा रही थी जिसमें काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था, तो काकोरी एक्शन इसे नाम दिया गया है। अब इसे षड्यंत्र नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनका काफ़ी योगदान रहा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें काकोरी एक्शन की, तो इसमें कौन सा क्रांतिकारी संगठन शामिल था? तो इसमें शामिल था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये संगठन यहाँ पर शामिल था काकोरी एक्शन के अंतर्गत, और इसके जो प्रमुख थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर बना हुआ है? तो बात करें अगर हम नागार्जुन सागर बांध की, तो ये बना हुआ है कृष्णा रिवर में, तो कृष्णा रिवर में बना हुआ ये एक डैम है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे बड़ी, यानी बड़ी नहीं, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यानी जिसकी ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर, और ये पड़ती है नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ाई की गई थी 1953 में, 1953 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो भरतपुर में देखिए जो पक्षी अभ्यारण्य है उसका नाम यहाँ पर केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, दोनों नाम से जाना जाता है, और राजस्थान में ये पक्षी अभ्यारण्य है जो कि राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, और इसे केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है दल्ली राजहरा। तो दल्ली राजहरा स्रोत है भिलाई इस्पात केंद्र का। अगला क्वेश्चन है, एक बार फिर से यहाँ पर मिलान करना है और आपको बताना है निम्न लिखित दिए गए दर्रे और उनके स्थानों में कौन सा जोड़ सही नहीं है। तो आपको देखिए इंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर कभी आपसे पूछा जाएगा कौन सा जोड़ सही है और कभी आपसे पूछा जाएगा कौन सा जोड़ सही नहीं है, तो इसमें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए जोजिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो बिल्कुल सही है।
लेकिन ये जो बुर्जिल दर्रा है ये आपका गिलगिट में स्थित है। और उसके बाद देखिए बात आती है बारालाचला और सिपकिला। तो देखिए जो बारालाचला या सिपकिला दर्रा हैं ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, ना कि उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर आपको वो छांटने हैं जो सही नहीं है, और नीचे आपको 1 और 2, 2 और 3 दिए हुए हैं, तो चलिए सभी के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। उसके बाद थागला, नीति पास और लिपुलेख दर्रा। देखिए ये सभी जो दर्रे हैं ये आपके उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं, ना कि हिमाचल प्रदेश, तो ये भी सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है नाथुला और जेलेपला दर्रा। तो देखिए नाथुला और जेलेपला ये दोनों सिक्किम में स्थित हैं, तो ये हमारा सही होगा। उसके अलावा देखिए बुर्जिल जो दर्रा है ये गिलगिट में स्थित, यानी जो बुर्जिल दर्रा है ये आपका गिलगिट में स्थित है। जो जिला तो जम्मू कश्मीर, वो तो सही हो गया, लेकिन बुर्जिल गिलगिट में स्थित है और वो यहाँ पर जम्मू में स्थित नहीं है। तो इसको UPTSC ने यहाँ पर जो ऑप्शन सही माना है वो माना है डी नंबर ऑप्शन 1, 2 और 3। और इसमें कुछ विवाद भी रहा, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, उसके बाद डी नंबर को यहाँ पर सही माना गया। 1, 2 और 3 यहाँ पर सही आंसर होंगे, यानी ये सही नहीं है, उसके साथ सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी नंबर, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, यानी जो नई पूंजी है आपकी उसमें जो अभी अनुमानित प्राप्ति होगी उसके बढ़ने के फलस्वरूप ही निजी निवेश में वृद्धि की संभावना देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है भारत कर की जो राष्ट्रीय आय है उसका आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। तो देखिए जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसका आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, जो भी हमारी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ही भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो बात करें अगर हम सेवा क्षेत्र की, तो ये हमारा आता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी इसका जो दूसरा नाम है वो बेसिकली हम तृतीयक क्षेत्र में इसको रखते हैं, सेवा क्षेत्र को रखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी हु इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो बात करें अगर हम श्वेत क्रांति की, जब बात करें श्वेत क्रांति की, तो नाम आता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का, और कई बार हम ये क्वेश्चन आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। उसके अलावा जो MS स्वामीनाथन है इनका नाम आता है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए। तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत है वो की गई थी डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा, और श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी वर्गीस कुरियन के द्वारा। और श्वेत क्रांति से यहाँ पर मतलब है दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है श्वेत क्रांति, और वर्गीस कुरियन ने इसकी शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए बात करें 1991 में, तब यहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे PV नरसिम्हा राव। तो PV नरसिम्हा राव के समय ही यहाँ पर 1991 के जो भी आर्थिक सुधार हैं, इकोनॉमिकल रिफॉर्म हैं, वो यहाँ पर किए गए। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए भारत के संविधान में बात की गई है 3 प्रकार की सूचियों की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो भी संघ सूची होगी उसमें केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची में जो राज्य होगा वो कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में जो विषय हैं उसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो बात की गई है राज्य सूची में, तो देखिए जो पुलिस है ये आपका राज्य सूची का ही विषय है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं होगा। आपको बताना है कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है। कानून और व्यवस्था भी राज्य सूची का विषय है, जेल भी राज्य सूची का विषय है, दंड प्रक्रिया जो संहिता है ये आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, ना कि राज्य सूची। तो सही आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो आपको बताना है कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। तो जो प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है वो यहाँ पर इस संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें जो मुख्य विशेषताएं कौन सी है, अर्धसंघीय संरचना, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय
प्रदान करता है। यानी जो भारतीयों को आर्थिक न्याय प्रदान किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनकी बात की गई है 31 से 51 आर्टिकल में भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ये है आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 में ही ग्राम पंचायत के संगठन की बात की गई है और यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये आता है आपका नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही। अगला क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसके द्वारा रखा गया था? किस कमेटी के द्वारा ये कहा गया कि जो भी पंचायती राज व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए? त्रिस्तरीय होनी चाहिए। तो इसका विचार रखा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने, और अशोक मेहता कमेटी के द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। तो माना जिसे गया वो है त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 26 नंबर, बिजली का जो प्रवाह है सर्किट में कब होता है? तो देखिए जो बिजली का प्रवाह है वो सर्किट में होता है स्विच चालू होने की स्थिति में। तो जब स्विच चालू होता है तो वहाँ पर बिजली का जो प्रवाह है वो सर्किट में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए प्रतिरोध जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं ओम से, यानी इसकी जो एसआई इकाई है वो ओम होती है। एम्पियर आपकी विद्युत धारा की इकाई है, वोल्ट आपकी विभवांतर की इकाई है और फैराडे चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो नींबू का खट्टा स्वाद है वो होता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, उसकी वजह से इसका स्वाद खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? तो इससे होता है कैंसर। तो कर्कट जो जनक रसायन है वो रिलेटेड है कैंसर से। त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो जो त्वचा की ऊपरी परत है वो आपकी कहलाती है अधिचर्म, या जिसे इंग्लिश में हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो ऊपरी परत को एपिडर्मिस और फिर अंदरूनी जो हमारी परत होती है उसे हम एंडोडर्मिस के नाम से जानते हैं, अंतःचर्म जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ के बीच में कुछ क्वेश्चन है और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो हम लास्ट में करेंगे, पहले हम जीके के क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए जो 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो सभी 2021 के करंट अफेयर से पूछे गए क्वेश्चन हैं जो अब हमारे बिल्कुल काम के नहीं हैं। तो उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर नहीं करेंगे। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए जो 2021 की करंट अफेयर से रिलेटेड है और अब वो आने वाली नहीं है, क्योंकि अब 2022 की ही जो करंट अफेयर्स है वो हमसे पूछी जाएगी आगामी एग्जाम में। तो उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं जो करंट अफेयर से पूछे गए हैं। बाकी जो जीके है स्टैटिक रहने वाली उसके क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो सीधे हम आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में, 61 नंबर क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन है निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो थंडर ड्रैगन की भूमि है इस नाम से जाना जाता है भूटान देश को। अगला क्वेश्चन है रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद देखिए राजधानी और मुद्रा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जो रियाद है ये राजधानी है सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो बात करें अगर हम सबसे छोटे राज्य की तो वो है गोवा राज्य, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कई बार हम आपको पढ़ा चुके हैं 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। अगला क्वेश्चन है विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बात करें अगर हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तो ये आपका स्थित है द हेग में। तो द हेग में ही आपका स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ कहाँ स्थित हैं? तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो आपके एमपी में स्थित हैं। फिर अगले क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रसिद्ध नाब कालेबारा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है उड़ीसा से। तो उड़ीसा का ही ये उत्सव है
नब काले बारा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, यानी यहाँ पर बात की जा रही है ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, तो मीथेन तो ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आती। उसके अलावा CO2 तो है ही, CH4 मीथेन तो है भी, और CFC भी एक हरित गृह गैस है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस है। उसके अलावा जलवाष्प और सल्फर डाइऑक्साइड भी आपकी एक जो भी ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, तो अर्जुन पुरस्कार इज रिलेटेड टू खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी खेल क्षेत्र से रिलेटेड है, वो आपके अर्जुन पुरस्कार हो या आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो। उसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल के जो भी कोच होते हैं उनको। तो ये हमारे जीके के क्वेश्चन थे जो पूछे गए 2021 पीटी एग्ज़ाम में। जो भी क्वेश्चन पूछे गए जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड वो हमने यहाँ पर सॉल्व किए, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारे किसी काम के नहीं है तो उनको हमने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। और बात करें तो इसी प्रकार से हम एक प्रैक्टिस सेट, ये तो हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया, और इसी प्रकार से हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और कल से हम यहाँ पर जीके के क्वेश्चन करेंगे एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट से। उन क्वेश्चन को हम करेंगे जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और बाकी सब्जेक्ट आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।